बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहात न्यूज़ से आपका मेज़बान इश्तियाक अहमद अब्बासी हाज़िर हैं। नाज़रीन कराम, आज की नशिस्त में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ़ इलेक्शन ऑब्ज़र्वर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक़ मशीर दाखिला व एहतसाब, साबिक़ DG नैब ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दक़ अब्बासी साहब, जो इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इन्हें चीफ़ इलेक्शन ऑब्ज़र्वर की ज़िम्मेदारियाँ दी गई। चूँकि इलेक्शन 2024 के हवाले से धांधली की शिकायत बड़े पैमाने पर सामने आई हैं, लिहाजा हमने ज़रूरी समझा कि ब्रिगेडियर मुसद्दक़ अब्बासी से इस हवाले से मालूमात ली जाएँ कि धांधली कहाँ हुई, कैसे हुई और इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। बहुत शुक्रिया, आपने क्रूशल टाइम पे हमें वक्त दिया। तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, धांधली का इतना शोर और ये धांधली कैसे हुई, क्यों हुई, किस पैमाने पे हुई, कितनी हुई, थोड़ा कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब्बे करीम के लिए और तमाम दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। धांधली की शुरुआत वहाँ से शुरू होती हैं जब हमने असम्बलीज़ को डिज़ॉल्व किया। जब असम्बली को डिज़ॉल्व किया और उसके बाद हमने जब कहा कि 90 डेज़ में इलेक्शन को करवाया जाए, तो वहाँ से ये इसकी शुरुआत हो जाती है धांधली की, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को आपने वहीं पे ओवर स्टेप कर दिया। उसके बाद मामला चलता रहा। जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है तो आपके सामने के कंप्लीट पोलिंग स्कीम को और हर चीज़ को चेंज किया गया, वोटर्स की लिस्टों को डिस्टर्ब किया गया। मैं आपको सिर्फ DHA फेज़ 2 की बताऊं तो वहाँ की ज़्यादातर औरतों की जो वोटें हैं वो इस्लामाबाद में हैं, मर्दों के DHA के अंदर ही हैं। इस तरह की चीज़ें की गई। फिर जब हमारे कैंडिडेट्स उसके बाद जो सबसे बड़ा इनकी प्लानिंग थी कि इन्होंने हमारा 1.5 साल तक इलेक्शन जो हमने करवाई थी इंट्रा पार्टी, उसके ऊपर डिसीजन को रोके रखा। और ये हैमर हमें पता था कि हमारे सर पे लगना है, उन्होंने प्लान किया हुआ था। और 13 जनवरी को उसको अनाउंस किया जी कि आपका सिंबल जो है ले लिया जाता है। अभी आप देखें कि ये एक बड़ा अजीब सा कानूनी नुक्ता है। इसमें जो इस्तेकाक मजरू किया गया वो आवाम का किया गया, क्योंकि आवाम का वोट का हक बनता है अंडर आर्टिकल 17 कि वो जिस पार्टी को चाहे जाके वोट दें। अगर एक पार्टी की इंतज़ामिया ने गलती से इलेक्शन सही नहीं करवाए तो उसमें उस इंतज़ामिया को पनिश किया जाता है। यहाँ पे एक अजीब तरीका इख्तियार किया गया कि इंतज़ामिया को भी पनिश किया गया, साथ आवाम को भी पनिश कर दिया गया। जिस तरह ANP को क्या किया गया, उनके इलेक्शन नहीं थे, उन्हें बिल्कुल सही डिसीजन है। वहाँ पे ANP को फाइन किया गया, ANP की इंतज़ामिया को पनिश किया गया, लेकिन अवाम के इस्तेकाक को मजरूर नहीं किया गया, उनके राइट को नहीं लिया गया। यहाँ के अवाम के राइट को ले लिया गया, मौका दिया गया लोगों को, उस पार्टी को मौका दिया गया, को राइट को ले लिया गया और उनको वोट करने का मौका नहीं दिया गया। तो छोटा सा एक सवाल पैदा होता है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की हेयरिंग देखी, इस बात को अगर हम मान भी लें कि ये सियासी तौर पर PTI को नुकसान पहुँचाने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर उनसे इंतखाबी निशान लिया गया, लेकिन जो समाअत हमने देखी, जो चीफ जस्टिस ने क्वेश्चन किए, वहाँ पर तो PTI के वकला जवाब नहीं दे सके। और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर जब चीफ जस्टिस ने कहा कि किस किस ने फ़ीस जमा कराई, कहाँ जमा हुई, क्या हुआ, तो आप ये नहीं समझते कि इलेक्शन कराने वालों से टेक्निकल गलतियाँ ज़रूर हुई? बिल्कुल हुई हैं, टेक्निकल गलतियाँ हुई करते हैं कि देखिए टेक्निकल गलतियाँ हैं, उसकी सज़ा किसको देनी है? मैं इस नुक्ते पे आ रहा हूँ। उसकी सज़ा उन लोगों को देनी है जिनकी गलती की वजह से इलेक्शन सही नहीं हुए, मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप आवाम को नहीं दे सकते सज़ा। उसे आप बैट सिंबल को रखें और कहें जी कि आपकी पोजीशन, आपको इतना फाइन किया जाता है, आपको ये सज़ा दी जाती है जो उसके अंदर सज़ा उसके अंदर तफवीज़ की गई है जी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जनाब एक पार्टी जो है एक तरह से सिंबल हटा दिया जाए और उनको डिफरेंट बैंगन एंड बाजा एंड बाल्टी और पता नहीं क्या क्या सिंबल दे दिए जाए। तो ये एक मतलब है अवाम के साथ हल कानूनी जो है दस्तूर। तो सर ये भी फरमा दें इसी सवाल के तनाज़र में कि देखिए, जब PTI को पता था कि वी आर अंडर ऑब्जर्वेशन, हम अंडर ऑब्जर्वेशन है इस वक्त और इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उनको ये जो टेक्निकल गलती आप कह रहे हैं हुई, ये बैरिस्टर गौहर साहब की मौजूदगी में, आप जैसे लोगों की मौजूदगी में, टेक्निकल गलती तो नहीं होनी चाहिए थी जब आपको पता भी है कि वी आर अंडर ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली आप एक चीज़ इसमें भूल जाते हैं कि हमें कितना टाइम दिया गया इलेक्शन करवाने के लिए।
2 महीने दिए गए नून लीग को, हमें कितने दिए गए? 20 दिन। तो ये जो टाइम था ना, टाइम एंड स्पेस, उसका हमारा टेक्निकली में मारा गया, और वो टाइम एंड स्पेस में हम मारे गए, और उसकी वजह से शॉर्टकट्स हुई हैं, गलतियाँ नहीं हुई इस लिहाज से इतनी। देखिए, आप कोई भी एक काम करते हैं तो परफेक्शन तो हो ही नहीं सकती। आप कोई भी चीज़ लेके आए उसमें परफेक्शन नहीं होगी, गलतियाँ होंगी। लेकिन मैं फिर इसी बात को दोहराऊंगा कि ठीक है, इलेक्शन में मान लेते गलतियों, लेकिन आवाम को क्यों सजा दी गई? सजा में दी जाती ना जो लोग सरकर्दा थे। आपने दोनों को रगड़ दिया साथ, दिस इज अनजस्ट। अच्छा सर, इलेक्शन पे आ जाते हैं। अभी जो इलेक्शन हुए, इसमें आपके पास क्या डेटा है कि कितनी नेशनल असम्बली की नशिस्त पे, हम नेशनल की बात कर लेते हैं या सूबाई का भी अगर डेटा आपके पास हो तो आप बता सकते हैं, और नेशनल पे और सूबाई पे कितनी ऐसी सीट्स हैं जिन पे फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई को धांधली से हराया गया? मैं सिर्फ, क्योंकि अभी डेटा जो मेरे पास श्योर डेटा है ना, वो 180 का नेशनल असम्बली का, 180 का 180 नेशनल असम्बली बिल्कुल क्लियर कट। 180 आपकी बनती थी, आप ये फरमा रहे हैं? बिल्कुल, जिसमें अभी जो इन्होंने अनाउंस किया उसके हिसाब से यह डेटा मौजूद है, 93 के करीब है। अच्छा, बाकी जो तकरीबन 80 + 7 87 जो है, उसमें 45 फॉर्म में से हम 38 को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। यानी आपकी बात से हम ये कह सकते हैं कि 90 सीट्स पे धांधली हुई, क्योंकि 90 तो आपको मिल गई, 90 सीट्स पे धांधली हुई। 93 को बिल्कुल 90, 88 87 बनती है, इतनी बनती है, ये धांधली है। तो ये इस पे अब अगला जो लायामल है वो अदालती तो आपके सामने है, अदालत में आप जाएंगे। क्या तहरीक इंसाफ जो एक एहतजाज करने में अपना कुछ सानी भी नहीं रखती, इस धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ को बड़ा एहतजाज करने का इरादा रखती है? को हदायत हैं खान साहब के? देखिए, इसके ऊपर पार्टी जो डिसीजन लेगी उस पर हम चलेंगे। आज मैं यहाँ बैठे कह दूँ कि हाँ जी हम ये करेंगे वो करेंगे, हम कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेंगे। अगर हमने कुछ भी किया तो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर लॉ, बिल्कुल हम लॉ अबाइडिंग हैं। हमने 27 साल में एक गमला भी नहीं तोड़ा। खान साहब का ये तरीक़ाकार ही नहीं है। मैं कुरान पे ऐसे हल्फ उठा के हल्फ दे चुका हूँ कि खान साहब के मुँह से मैंने कभी किसी तरह का तशद्दुद का, तोड़ फोड़ का कभी ना प्लानिंग सुनी, ना बात सुनी। वो हमेशा कहते थे कानून के तहत चलना है, इंस्टीट्यूशन के तहत चलना है। अच्छा, ये जो केपी में टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा हुआ और पीटीआई ने ग्रैंड विक्ट्री भी हासिल की, आपके और मेरे इलाके सर्कल बकोट से लेके पेशावर और आगे तक ऐसे पीटीआई ने भरपूर कामयाबी हासिल की। एक तो ये बता दें कि ये पीटीआई को कामयाबी किस बात पे मिली, और दूसरा क्या आपको भी अंदाज़ा था कि पीटीआई में हम इतना मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे? आपको अंदाज़ा था? बिल्कुल अंदाज़ा था। अंदाज़ा इसलिए था कि आपने देखा होगा 9 मई से पहले आपने देखा लोगों के अंदर जो जोशो खरोश था, जिस तरह लोग निकलते थे, सपोर्ट करते थे। उससे हमें अंदाज़ा था कि जब उसके साथ जो हमारे साथ जो जबर किया गया ना, घरों को तोड़ा गया, लोगों को मारा गया, औरतों को अंदर बंद किया गया, हमारा जो वोटर था वो पहले सपोर्टर था, फिर वो एक तरह से ज़िद्दी बन गया। इसने विंजियंस से कहते हैं ना इंग्लिश में, ज़ख्मी शेर। आप हैरान होंगे कि इस हद तक लोग गए कि कराची में जब पोलिंग हो रही थी तो पूछते थे किसके हो, तो कहते थे जमात के, वो तो पीटीआई का था। यही अलग पंजाब में भी थी। लोगों ने जो है ना, ये टर्नओवर भी जो आएगा ना, रिजल्ट्स आएंगे, ये हिस्टोरिकल टर्नओवर है। 1,85,00,000 तो वोट बनी है पिछले 5 सालों में। 17,000 शनाख्ती कार्ड डेली बनता है। ये किसकी वोट है? इमरान खान की वोट है। इसके 70 to 80% इमरान खान की वोट है। अच्छा सर, आपने अभी एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको हमने अभी कवर किया, उसमें आपने धांधली के हवाले से बड़ी चीज़ें बताई। तो गुजारिश ये है कि इस हवाले से मेरे पास कोई ऐसी सबूत नहीं है कि मैं ये कहूँ कि धांधली नहीं हुई, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक दलील ज़रूर मौजूद है जिसको मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वो दलील सर ये है कि ये कैसी धांधली थी जो बकौल पीटीआई के केपी में नहीं हुई, वहाँ क्लीन स्वीप हो गया। पंजाब में हम देखते हैं कि नून लीग के मरकज़ी रहनुमा साद रफ़ीक हार जाते हैं, राना सनाउल्लाह हार जाते हैं, इसी तरह जहांगीर तरीन हार जाते हैं और परवेज़ खटक हार जाते हैं। तो ये सेलेक्टेड धांधली थी या ये ज़रा कुछ हमारे नाज़रीन को समझाएं कि ये कैसी धांधली थी जिसमें आप एक जगह से जीत गए और दूसरी जगह से हार गए, और जहाँ से आप हारे वहाँ आप कह रहे हैं धांधली हुई है। मैं आपको मिसाल देता हूँ फैसलाबाद की, लैंडस्लाइड विक्ट्री। क्यों? एक कमिश्नर था, लेडी है प्रॉबली, उन्होंने स्टैंड ले लिया, उन्होंने कहा कि जो एक्चुअल फॉर्म 45 होगा उसमें 47 बनेगा। कमिश्नर फैसलाबाद ने कहा, शी टुक द स्टैंड। सरगोदा
डिप्टी कमिश्नर, हाँ डिप्टी कमिश्नर, उसको 2 दिन तक में बंद रखा गया। बाप बाहर निकले, उसने रिजाइन कर दिया। एबटाबाद का डिप्टी कमिश्नर, मैं रिकॉर्ड पे लॉन्च ज़्यादा चीज़ें, पूरा प्रेशर डाला गया, उसका नहीं चेंज करूँगा। ये आपको जो इंटेग्रिटी आइलैंड जिसे कहते हैं ना, सदाकत के, अमानत के, शजात के जो आइलैंड हैं छोटे छोटे, ये उनकी वजह से आपको कहीं कहीं इस तरह चीज़ें लगती हैं। आपको सियालकोट नज़र नहीं आता सामने, 4 बजे रिजल्ट क्या है और फिर छुप होती है सुबह रिजल्ट क्या हो जाता है। लेकिन आरओ जो है, अच्छा, आपने जो डिफरेंस आपने बात, मैं उसकी तरफ आता हूँ। केपीके में हुआ ये है कि केपीके वाले ने अपने वोट की कंप्लीट खड़े होकर प्रोटेक्शन की। उन्होंने बंदे भी बैठाए, फॉर्म 45 वहाँ पे मौजूद रहे, पोलिंग स्टेशन पे सब लोग फॉर्म 45 लिए हुए वहाँ से हिले नहीं हैं, और उसके बाद फॉर्म 47 की उन्होंने सदर से हिफाजत की। पंजाब में ऐसा नहीं हो पाया, पंजाब में थोड़ा सा फ़र्क था। 66 पोलिंग स्टेशंस पे हमारे 66 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर हमारा पोलिंग एजेंट था ही नहीं, बैटरी दिया गया, मार के भगा दिया गया, और टोटल ये उसमें से मेजॉरिटी जो है वो पंजाब की है। तो पंजाब का थोड़ा सा आप देखें ना, डायनेमिक्स एंड कल्चर डिफरेंट है, केपीके का डिफरेंट है डायनेमिक्स एंड कल्चर, लोग डिफरेंट हैं, उसने भी बड़ा फर्क डाला है। प्लस हमने वहाँ पे हुकूमत की है, हम वहाँ क्या, मैं और आप दोनों केपीके के हैं, हमारी हुकूमत डोंट यू थिंक कंपैरेटिवली पंजाब से और सिंध से बेहतर थी। तो लोग इस चीज़ को रिकगनाइज करते हैं। तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ऑलमोस्ट ये दोनों जमातें केपीके से कब की फारग हो चुकी हैं, और हमने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर उनको फारग किया, हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों पे नहीं की। और फिर खान साहब एक जो है ना नडर, दलेर, सच्चा और खरा आदमी है, ये चीज़ जो है ना, आई थिंक इसने लोगों को बहुत अपील की। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये बता दें कि पीटीआई पे अवाम ने बड़ी वसी तादाद पे पीटीआई पे अतमाद का इज़हार हुआ है, और मुश्किल वक्त में हुआ है, और शायद ये सियासी तारीख़ में एक वाक़ई तारीख़ रकम हुई है, और कौम पीटीआई की तरफ और ख़ान साहब की तरफ देख रही है। आप समझते हैं कि पीटीआई को अपनी मजमूई पॉलिसी के अंदर, अपने बयानिए के अंदर कुछ तब्दीली लानी चाहिए? ये जो इदारों के साथ लड़ाई और एहतजाज पे ज़्यादा फोकस रखना, धरने देना, ये जो पॉलिटिक्स है, इससे सर मुल्कों को फ़ायदा तो नहीं होता। इदारे भी हमारे हैं, कौम भी हमारी है, पीटीआई भी हमारी है, सियासी जमातें भी हमारी हैं। तो पीटीआई को और चेयरमैन पीटीआई को अपनी सोच के अंदर, अपने नज़रिए के अंदर, अपने बयानिए के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि ये ठीक है, वोट इसी पे पड़ता है, ढीला नहीं पड़ना हमने? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, जिस अदारे की तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं उस अदारे का हिस्सा हूँ। ये मुल्क भी हमारा है, ये कौम भी हमारी है, ये अदारा भी हमारा है, ये चीफ आर्मी स्टाफ भी हमारा है, असम्बनी भी पीटीआई का है, हमारा है, वी ओन है। बात क्या है? शावरो बैनहुम मिनल अम्र, मशवरा करो आपस में ए मेरे नबी, नबूवत के मामलात में, हुक्मों में। किससे मशवरा करो? ये जंग ओहद के बारे में सूरह इमरान के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से वो भी थे जिन्होंने नबी का बात नहीं मानी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम में वो भी थे जो शैतान ने तुम्हारे अमाल की वजह से तुम्हें फिसला दिया और तुम मैदान छोड़ के भाग गए। उसमें बड़े बड़े सहाबा थे, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, ये भी सहाबा की तोहीन है। तीसरे वो थे जो हुजूर के साथ लड़ते रहे। तीनों कैटेगरीज को आखिर में कहा क्या कहा गया हुजूर को कि हुजूर आपने इन तीनों से मुशावरत करनी है। शावरो बैनम क्या होता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये आप गज़वाए उहद की तरफ शावरो ऑफ बैना इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन अस एंड द आर्मी। ये गज़वाए उहद की आप मैं गज़वाए उहद की बात कर रहा हूँ। तो शावरो बैनहुम जो है हुजूर के साथ जहाँ हुक्म खुदाबंदी आता था, वहाँ पे हुजूर खड़े हो जाते थे, सहाबा भी पूछते कि ये हुक्म खुदाबंदी है कि आपने अपने मशवरे से ये किया, आपने खुद काम किए? आप फरमाते ये मैंने काम खुद किए। तो हज़रत बहुत बड़ा जंग बदर के अंदर एक बहुत बड़े सहाबी थे, उन्होंने आके कहा कि हुजूर आप खुद यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किए या अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने मशवरे से। हमने कहा फिर ये मेरा मशवरा ये है कि यहाँ से आगे बदर पे चलते हैं, कुओं पे कब्जा करते हैं। खैबर में भी इसी तरह से हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ ओपिनियन में डिफरेंट कर रहे हैं। वो डिफरेंट ओपिनियन क्या है कि हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर पाकिस्तान है, उसके तहत हमने चलना है।
सिंपल एज दैट। आर्टिकल 243 कहता है फेडरल गवर्नमेंट शेल, लफ्ज़ वहाँ विल नहीं है, मे नहीं है। कानून की ज़बान में शेल मतलब होता है पत्थर पे लकीर, शेल हैव कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्सेस। हम कहते हैं भाई हर इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी जगह पे काम करे। एक इंस्टीट्यूशन पे क्यों आप लोड डाल रहे हैं? सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन क्यों ये लोड ले रहा है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा। अदलिया का लोड भी उधर है, फॉरेन पॉलिसी का भी उधर है, फाइनेंस का भी उधर है, इंटरनल सिक्योरिटी का भी उधर है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का भी उधर है। इट इज़ ऑल लोडेड। मेरा इंस्टीट्यूशन इट इज़ लोडेड विद ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दे शुड शेयर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बाकी इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें ताकि इसको नैरो चैनल पर ना डालें। नैरो चैनल पे डालेंगे तो पानी कभी भी टेल एंड तक नहीं जाएगा। इसको वाइड स्पेक्ट्रम में लेके चलें, सब इंस्टीट्यूशन को लेके चलें। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, हम किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई दस्तूर से बाहर निकल के हमारी कोई लड़ाई हमने की लड़ी है। अच्छा बगैर साहब, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। आप चूँकि नैब में भी रहे हैं, आपने चारों सूबों में सर्व किया बतौर DG नैब। ये ज़रा बता दें, ये 2018 में ये नैब की बड़ी बड़ी फ़ाइलें आती थीं और मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा हुई, शहबाज को सज़ा हुई, बड़े लोगों को सज़ा हुई और नैब ने बड़े बड़े पूरे बक्से नैब भर के लाता था कि ये मुजरम है और ये इनको सज़ा दी जाए। अदालतों ने सज़ाएँ दी। 4 साल बाद 5 साल बाद वही नैब सारा कुछ वो कहता है जी ये हमने जो पेश किया था ये हमारे पास सबूत नहीं है, वो सारे लोग बरी हो गए। ये सर क्या है? ये नैब का कसूर है, किसका कसूर है? आप थोड़ा सा क्लियर करें कि ये नैब क्या है। मैं सिर्फ एक सादा सा सवाल एक आम बंदे की तरह आपसे पूछता हूँ और आपसे जवाब मांगता हूँ। वही अदालतें, वही इन्वेस्टिगेटर, वही शहादतें, सज़ा हो जाती है, अपील भी एक्सेप्ट नहीं होती। वही अदालतें, वही प्रोसिक्यूटर, वही शहादत, सज़ाएँ माफ़ हो जाती हैं। इज़ इट पॉसिबल जब तक एडिशनल एविडेंस न जाए? तो खुदा का खौफ होता है। आपने एक जगह पे सज़ा दी है, वही प्रोसिक्यूटर है, वही अदालत है, वही कानून है और उसकी अपील भी रिजेक्ट हो गई है और आप वही अदालत, वही प्रोसिक्यूटर, वही एविडेंस, कोई एडिशनल चीज़ नहीं, आप उसको माफ़ कर देते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा ये ज़्यादती नहीं है, ये मतलब जुल्म है इंसाफ के साथ। आप जस्टिफाई करें, ठीक है नैब के केसेस गलत है, जस्टिफाई करें। कोई जस्टिफिकेशन दिए बगैर कहा गया जी प्रोसिक्यूटर ने। आप देखें कि जब मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, प्रोसिक्यूटर ढूंढता फिर रहा था कि किधर है जी वो डिफेंस वाले का लायर था कि आपको ये सारा पता है अदालतों के सही। तो सर वो नैब अफसरान जो 2018 में नवाज शरीफ को मुजरम साबित करने पे तुले हुए थे, उन्होंने साबित भी किया, फिर वो बेगनाई का स्टेटमेंट लेके आ जाते हैं, उनके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए इस मुल्क में, या नैब को हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में? इसमें आप उन फोर्सेस को भूल रहे हैं ना, उन फोर्सेस को आप भूल रहे हैं जिन्होंने अदालतों पे प्रेशर डाल के इस तरह के फैसले लिए बाद में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने वो भी गलत है, अगर वहाँ पे भी ली गई वो भी गलत है। यही तो गलत, यही तो मैं ये कर रहा है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 2018 में भी प्रेशर डाल के फैसले लिए होंगे। आप कह सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर नवाज शरीफ वहाँ भी गलत, सज़ा गलत हुई। देखिए फ़र्क है बहुत, नवाज शरीफ के केसेस में और इमरान खान के केसेस में बहुत फ़र्क है। जिस तरह सेब और संतरे में फ़र्क है। 1 लाख का अगर आप करप्शन का केस साबित कर देना इमरान खान के ऊपर, मैं रिज़ाइन दे दूंगा PTI से। अच्छा नहीं, अलकादर ट्रस्ट, ये दूसरे, ये गड़ी, ये वो, कोई करप्शन नहीं, कतई कोई करप्शन नहीं। अच्छा टोटल एक गड़ी ढूंढी है और उसको जी पहले पर 2 दफ़ा सजा दे चुके हैं, वहाँ डिक्लेयर नहीं की और यहाँ की कीमत कम लगा के आप ले गए। भाई कीमत कम लगाई है तो कैबिनेट डिवीजन के उस अप्रेजर को पकड़ो जिससे कीमत कम लगाई है, उसको अंदर करो, उसको किसी ने पूछा ही नहीं। देखिए ये अभी तो चल पूरा केस एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इत्मीनान के साथ रखें इस बात का कि क्योंकि मेरा 24 साल हो गए वाइट कॉलर क्राइम को हैंडल करते हुए, और इमरान खान अगर मुजरम होता ना, मैंने आपके सामने कहना था कि ये यहाँ पे मुजरम है, इससे पैसा खाया है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। रूल्स कहीं वायलेट नहीं हुए, एज पर रूल सारा कुछ हुआ है। अभी आप बाद में टेम्पर कर दें, तस्वीरें देख के आप एस्टिमेट लगाएं पैसों का, ठीक है, और मैट्रिक लेके बंदे से एस्टिमेशन लगाएं, लाख को करोड़ लिख लें, करोड़ को अरब लिख लें, तो मैं इसका क्या जवाब है? सही। जिसको हमने जब जिरा की उसके ऊपर हमने कहा तुमने तस्वीरें देख के कैसे लगा लेंगे ये सोना जो है 21 कैरेट है 18 कैरेट कोई लगा सकता है? तस्वीरें गिफ्ट आए गए बिक गए ना, तो आपने एस्टिमेशन कहाँ से लगाई 1.5 अरब रुपए की? मैं इस सवाल का जवाब मैंने अपने प्रेस ब्रीफिंग में पूछा है।
चेयरमैन एक बड़ा मोहतबर उसका रैंक है और पोजीशन है, लेकिन उसकी आंखों में मट्टी जो है ना ये प्रोसिक्यूशन वाले, ये लीगल वाले डाल रहे हैं। ये सवाल उससे पूछ लेना कि भाई आपने असेसमेंट जो की है वो कैसे कर ली है, बस ये सवाल पूछ लें, यहीं पे केस सारा ढेर हो जाता है। अच्छा बकर साहब, ये फरमा दें कि एक आम राय ये भी इस इलेक्शन में कायम हुई है कि इस मुल्क में कोई तरक्याती काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट्स ना लाएं, यहाँ पे आप अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहें, अमेरिका को तबाह बर्बाद करने की और अमेरिका को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की बातें करें और हाइप क्रिएट करें और सोशल मीडिया पे टीम रखें, काम वगैरह कोई ना करें, बस ये काम करें और इलेक्शन आप जीत सकते हैं। कुछ ऐसा तासर आपको भी लगा है? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये 6.1% GDP ग्रोथ दिखाएं, ठीक है, और आपका एहसास प्रोग्राम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए, ठीक है, 10 लाख रुपये हर गरीब की जेब में डालें आप, ठीक है ना, फिर आप नारे में गए, आपको वोट मिलेगा। लेकिन सूखे नारों पे कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है आपको वोट देगी। हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने है, मैं गिनना शुरू कर दूँ, 55 चीज़ें जो मैं गिन सकता हूँ, मैंने आपको 3 गिनवा दी हैं। क्या हमने हर गरीब की जेब में 10 लाख डाल के उसको अमीर नहीं कर दिया? अमेरिका जैसे मुल्क में देयर इज़ नो गारंटी ऑफ द हेल्थ, आपको खुद इंडिविजुअल इंश्योरेंस करनी पड़ेगी तब हेल्थ होगी। पाकिस्तान गरीब जैसे मुल्क, हमने क्या लंगर खाने नहीं खोले, हमने क्या पनाहगाहें नहीं बनाई, ये सारी चीज़ें क्या थी? हमने ग्रास रूट लेवल से, देखिए एक होती है मैक्रो, एक होती है माइक्रो, इसके बीच में हमने इंटरजेक्ट किया बड़ा इंटेलिजेंटली कि यार गरीब आवाम को सहारा कैसे देना है। एंड हमने आपको 17 सालों बाद आपको 6.1% GDP, और वो बाद अप्रैल 2022 में वो सर्वे आया है जो इन्होंने इस हुकूमत ने, PDM हुकूमत ने निकाला था हमारा, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है सूखे नारों पे कोई आपको वोट दे देगा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन पे काम किया है। सही। और ये जो नारा था ना, इमरान खान नालायक है, अल्लाह ने वो भी धो दिया इमरान खान से। जी अच्छा सर, बकर साहब इस मौका पर आप क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं, और ये भी बता दें कि जो पार्लियामेंट वजूद में आने वाली है इसकी उम्र आप कितनी देख रहे हैं, चूँकि मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, और एक ख्याल ये भी है कि इन इलेक्शन ने मुल्क और कौम को मज़ीद दलदल में धकेल दिया है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस सारी सूरत हाल के हवाले से? देखिए, जब बुराई में आप बुराई को ऐड करेंगे तो बुराई होगी ना। आपने इलेक्शन को बुरे तरीके से हैंडल किया है, हालांकि हम जीत गए, हमें तो नहीं है कुछ भी करना चाहिए, लेकिन हमें जो है दुख इस बात का है कि हम आवाम के मैंडेट, आपके मेरे वोट के ऊपर डाका डाला गया है। हमने इसके लिए लड़ना है और हर हालत में लड़ना है। हमने ना PPP से जाना है, ना PMLN के साथ जाना है, किसी के साथ नहीं जाना, PDM 2 के साथ नहीं जाना, ये PDM 1 है जो 2 में आ गई है। हमने आवाम के मैंडेट के साथ खड़े होना है और उसके साथ लड़ते रहना है। उसके लिए जो कुछ होता है वो होता रहे, लेकिन हमने ये तरीका का अख्तियार करना है। समझिए कितनी चलती है, कितनी नहीं चलती, झूठ कितनी देर चलेगा, 2 नंबरी कितनी देर चलेगी, एनीबॉडी कैन गेस। और ये जब इनकी आपस में मतलब बंदरबांट होगी, ये सब मतलब एक डायरेक्शन नहीं होगी, यूनियन डायरेक्शन नहीं होगी, डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी, और उस वक्त मेरा ख्याल है इसकी इतनी 1.5 साल 2 साल से ऊपर शायद ये सब नहीं चल सके। मेरी अभी पर्सनल गैस है, मे बी रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ, आपने पूछा था कि प्लीज़ आवाम के लिए जो है ना बेहतरीन तरीका ये है कि सुबह उठ के सब लोग सोचा करें, देखा करें, चाहे वो पॉलिटिकल मामला है, चाहे वो आपका ज़ाती मामला है, चाहे वो आपका बिजनेस है, जो आपका काम है, कि यार आप सच पे खड़े हैं या झूठ पे खड़े, आप सच करने जा रहे हैं कि झूठ करने जा रहे हैं, फिर खड़े हो जाएं उसके ऊपर। सच है तो खड़े हो जाएं, फिर सच की कोई कीमत नहीं होती कि कम है या ज़्यादा है, और सच का कोई वक्त नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।